हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक फिजिक्स का क्लास 11th का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं। वो है बर्नौली थ्योरम, यानी बर्नौली प्रमेय क्या है, उनका स्टेटमेंट क्या है, कथन क्या है, और हम दैनिक जीवन में इनको किस प्रकार से उपयोग में लेते हैं। यानी फिजिक्स एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, या फिर हर टॉपिक इंटरेस्टिंग होता है यदि इनको यूज के तौर पर समझें, अपने दैनिक जीवन में यूज के तौर पर समझें तो बहुत शानदार हैं। यानी इनके कॉन्सेप्ट भी बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इन टॉपिक का गहन अध्ययन करेंगे और इनके यूज भी समझेंगे। तो बर्नौली थ्योरम क्या है, उनका कथन क्या है, पहले उनकी शुरुआत करते हैं, फिर हम उनका गणितीय रूप समझेंगे और फिर इनका दैनिक जीवन में यूज क्या है उनको भी अच्छे से कवर करेंगे। यानी इस वीडियोज़ के अंदर बर्नौली प्रमेय का पूरा एनालिसिस करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इनका जो कथन है बर्नौली प्रमेय का, वो कथन क्या है कि जब कोई आदर्श द्रव की क्या विशेषता होती है प्यारे विद्यार्थियों, कि वो अशान होना चाहिए। अशान का मतलब क्या है कि जो द्रव होता है ना, द्रव या गैस, तो द्रव के अणुओं के मध्य जो बल लगता है ना, वो कौन सा बल होता है प्यारे विद्यार्थियों, मतलब शान बल होता है। तो वो बल कोई भी कार्य न करना चाहिए। जैसे कोई भी द्रव पदार्थ हैं, उनके अणु अगर गति कर रहे हैं तो एक दूसरे के ऊपर कोई भी बल आरोपित नहीं करना है। जैसे एक अणु आगे बढ़ रहा है तो दूसरे ऊपर बल नहीं लगाएगा, तो वो क्या होगा, अशान। द्रवों में बहुत सारी परतें होती हैं, उसमें बल लगता है, उन अणुओं के मध्य बल लगता है जब वो गति करते हैं तो। लेकिन यहां पर गति के समय कोई बल कार्य नहीं करना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, अशान। उनको क्या बोलेंगे, अशान बोलेंगे। और असंपीडी का मतलब क्या हो गया, उसके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है। यानी जो द्रव है ना या गैस है, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है और वो धारा रेखीय प्रवाह कर रहा है। और धारा रेखीय प्रवाह का मतलब क्या होता है, यानी अणु एक ही डायरेक्शन में क्या करेंगे, गति करेंगे। धारा रेखीय प्रवाह यानी एक अणु यहां पर आगे गुजर जाता है तो दूसरा अणु भी इसी रास्ते से गुजरेगा, तो उसको क्या बोलोगे, धारा रेखीय प्रवाह। तो जब कोई आदर्श द्रव, क्योंकि बर्नौली थ्योरम में वो आदर्श द्रव पर हैं कि जब कोई आदर्श द्रव जो अशान व असंपीड्य हैं और धारा रेखीय प्रवाह में बहता है, तो उनके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर कुल ऊर्जा यानी कौन सी होगी, दाब ऊर्जा। यानी द्रव में 3 प्रकार की ऊर्जा होती हैं। फर्स्ट कौन सी है, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। इन तीनों का जो योग है ना, वो क्या रहेगा, नियत रहेगा। अगर ये कथन याद रहे तो ठीक। एक और सरल भाषा में आपको मैं समझा रहा हूं कि बर्नौली प्रमेय का कथन क्या है। जहां द्रव या गैस की गति या वेग अधिक होगा ना, वह दाब कम कार्य करेगा। यानी जहां पे गैस या द्रव की गति अधिक होगी ना, वहां पर दाब कम हो जाएगा, और जहां पर गति कम होगी वहां दाब अधिक होगा। एक दूसरे का ऑपोजिट। यानी जहां गति तेज होगी दाब घट जाएगा, और जहां गति कम होगी वहां पर दाब क्या होगा, अधिक होगा। इन कथन की सहायता से, ये सेकंड कथन है जो सिंपल हैं, तो इन कथन की सहायता से आप और अच्छे से बर्नौली प्रमेय को समझ सकते हैं। एग्जाम्पल समझाऊंगा तब और डिटेल में अच्छे से आपको समझ में आएगा। पहले आप इतना सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखें, कौन सा, जो गैस या द्रव की गति या वेग ज्यादा होगा ना, वहां दाब कम होगा, जहां गति कम होगी वहां दाब क्या होगा, अधिक होगा। अब इन्हें अनुप्रयोग पहले समझें, उनके बाद में मैं आपको क्या समझाता हूं, इनका मैथमेटिकल फॉर्म या गणितीय रूप उनको पूरा सिद्ध करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम समझते हैं इनके अनुप्रयोग क्या हैं हमारे दैनिक जीवन में बर्नौली प्रमेय के। उसके बाद में यह टॉपिक और इंटरेस्टिंग बनेगा। यानी इनकी जो अनुप्रयोग हैं या एप्लीकेशन है वो क्या है। जैसे हवाई जहाज का जो पंखे होता है ना, हवाई जहाज के पंखे वो इस प्रकार से बनाए जाते हैं, यानी ये बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित होता है। कैसे देखते हैं, हवाई जहाज के पंखों को इस तरह बनाया जाता है या बनावट इस प्रकार की होती है कि ऊपर की हवा तेज चले, यानी जो
पंखों के ऊपर की हवा होगी ना, वो क्या होगी, हवा तेज चलेगी, यानी वेग क्या होगा, वेग बढ़ जाएगा। हवाई जहाज के ऊपर वाला भाग है ना, वहां पर क्या होगा, हवाएं तेज होगी तो दाब क्या हो जाएगा, दाब घट जाएगा। अभी तो हमने क्या कथन पढ़ा, जहां पर वेग अधिक होगा वहां पर दाब कम कार्य करेगा। तो तेज हवा यानी ऊपर वाले भाग पर हवाएं तेज चलेगी, वहां पर दाब कम होगा, और नीचे की और हवा धीरे चलेगी यानी अधिक दाब होगा। दाब क्या होगा, अधिक। ये दबाव का अंतर या दाब में जो अंतर है ना, वो क्या करेगा, हवाई जहाज को ऊपर की ओर उठाने में मदद करेगा। यानी हवाई जहाज का आकार भी इस प्रकार से बनाते हैं, बर्नौली थ्योरम के आधार पर बनाते हैं, ताकि ऊपर वाले भाग पर दाब कम कार्य करे और ऊपर वाले भाग पर दाब कम कार्य करे, लेकिन नीचे वाले भाग पर दाब अधिक कार्य करे। तो वो दाब हमेशा वस्तु को या फिर उपकरण को किस ओर धकेलेगा, जहां पर दाब कम है, यानी नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। एक और दैनिक जीवन में उदाहरण देखते हैं कि तेज हवा में सतहों का उड़ना, यानी आंधियों में आपने अक्सर देखा होगा कि सतहें क्या होती हैं, उड़ जाती हैं। जब टीन की सतह के ऊपर हवा बहुत तेज चलती है तो वहां दाब क्या हो जाता है, कम, और जबकि घर के अंदर दबाव अधिक होता है। यही अंतर क्या कराएगा, यही अंतर दाब में अंतर होगा और सतह को क्या होगा, ऊपर की ओर धकेल कर उड़ा देगा। यानी ये भी क्या है, बर्नौली के सिद्धांत पर ही है। फिर इत्र की शीशी, ये भी क्या है, इनका एग्जाम्पल है कि जब आप स्प्रे पंप दबाते हैं तो हवा तेज गति से बाहर निकलती है, हवा तेज गति से बाहर निकलती है, जिससे नली के पास दबाव कम हो जाता है और तरल ऊपर की ओर खींचा चला जाता है। तरल या कोई भी पदार्थ हैं, उनका विस्थापन या वो किस और डिस्प्लेसमेंट होगा, जहां पर दबाव क्या है, कम है। अधिक दाब से निम्न दाब की ओर क्या होगा, विस्थापित होगा। और आपने स्विंग करती हुई गेंद भी देखी होगी, क्रिकेट में बॉल का स्विंग होना, यानी गेंद की एक तरफ हवा की गति कम, जब कोई गेंद को हवा में फेंकेंगे ना, तो यदि स्विंग, देखो दो प्रकार की स्विंग होगी, ठीक है ना, एक तो वो अंदर की ओर मोड़ना है तो स्विंग होगी, और एक बाहर की ओर, ठीक है ना। तो दो कंडीशन में होगी, गेंद की एक तरफ हवा की गति कम हो जाती है और दूसरी तरफ हवा ज्यादा होने से दबाव में अंतर आ जाता है, जिससे बॉल हवा में क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। यानी बॉल का स्विंग होना भी एक प्रकार का क्या है, बर्नौली प्रमेय पर ही है। स्विंग करवाना ये भी क्या होगा, दबाव में अंतर के कारण बॉल क्या होगी, हवा के अंदर ही स्विंग होगी या घूम जाएगी, अपने पथ से विचलित हो जाएगी। तो होपफुली इनके एग्जाम्पल की सहायता से आपने अच्छे से एनालिसिस किया होगा कि बर्नौली सिद्धांत है क्या, एक्चुअली है क्या हमारे दैनिक जीवन में। अब इनका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो समझेंगे। आपने क्या समझा था कि ये तीनों ऊर्जाएं नियत रहती हैं, तो उनके आधार पर हम समझते हैं कि बर्नौली सिद्धांत का जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो है क्या। हम देखो इस प्रकार की नली लेते हैं, जो क्या है, ये नलियां ना दोस्त किस प्रकार की है, इनको थोड़ा घुमा लेते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर दो प्रकार की नलियां होती हैं, एक तो देखो क्षैतिज में होगी, एक यहां पर क्या होगी, क्षैतिज में नहीं होगी। तो यानी यहां पर क्षेत्रफल आप देखें तो मान लेते हैं अलग अलग क्षेत्रफल, यहां पे इनका जो क्षेत्रफल है ना वो है A1, इनका इस सिरे पर देखो ये एक नली है, वैक्यूम ट्यूब भी कह सकते हैं, ये नली है जहां पर इनमें से द्रव का धारा रेखीय प्रवाह किया जाता है, इनमें से द्रव का क्या किया जाता है, धारा रेखीय प्रवाह, इस प्रकार से, ठीक है ना।
ये द्रव का धारारेखीय प्रवाह हो रहा है। यहाँ का क्षेत्रफल हमने क्या माना A1, यहाँ पे दाब होगा वो होगा P1। जब दाब क्या है, दाब देखो यहाँ पे क्षेत्रफल क्या है, देखो क्षेत्रफल कम है, दाब और वेग क्या होगा आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे जो कणों का जो है ना, ये क्या है, आदर्श द्रव हैं, ये क्या है, आदर्श द्रव, आदर्श द्रव, और उनका वेग क्या है, v1। जब वेग अधिक हैं, v1 क्या है, वेग अधिक, वहां पे दाब क्या हो जाएगा, वहां पे दाब कम हो जाएगा, दाब क्या हो जाएगा, कम, क्षेत्रफल भी क्या है, कम। और दूसरे सिरे की बात करें तो वहां पे क्षेत्रफल A2 वो क्या है, अधिक है, क्षेत्रफल अधिक है। जहां पे क्षेत्रफल अधिक होगा वहां पे वेग इनका क्या हो जाएगा, v2, वो वेग क्या हो जाएगा, वेग कम हो जाएगा, ठीक है ना। और वेग कम होगा तो दाब क्या होगा, दाब यहां पर P2 मान लेते हैं, वो क्या होगा, अधिक, दाब क्या होगा, अधिक। अब इनके अकॉर्डिंग हम समझते हैं बर्नौली थ्योरम को। बर्नौली में यहां पर क्या पढ़ोगे आप, जहां पर क्षेत्रफल कम है वहां पर दाब कम होगा, ठीक है ना, और वेग क्या होगा, अधिक। और इस कंडीशन में क्या होगा, इनका एकदम ऑपोजिट होगा। अब हम इसमें क्या समझेंगे, इनका गणितीय रूप क्या कहा गया है, गणितीय रूप है वो क्या है, देखो इसमें कथन के आधार पर है कि जब कोई आदर्श द्रव धारारेखीय प्रवाह कर रहा है तो उनके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर कुल यांत्रिक ऊर्जा यानी टोटल एनर्जी वो क्या है, दाब एनर्जी होगी, ठीक है ना। दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या रहेगा, नियत। यानी इनको पूरा सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, इनको टोटली सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखते हैं। इनका गणितीय रूप भी बहुत शानदार है। सबसे पहले हम समझते हैं कि देखो कि इस द्रव द्वारा किया गया कुल कार्य क्या है, या दाब द्वारा किया गया कार्य। तो मैं यहां पर कार्य का फॉर्मूला यहां पर याद कर रहा हूं। आप दाब की परिभाषा से क्या देख सकते हैं, देखो क्योंकि P बराबर क्या होता है, P बराबर F अपॉन A, P बराबर क्या होता है, F अपॉन A, और यहां पर A को इस साइड में दें तो F बराबर क्या हो जाएगा, PA। हमें ये वाला फॉर्मूला ना कार्य में कन्वर्ट करना है। जैसे यहां पर कोई ऊष्मागतिक क्या है, जिसमें ऊष्मा भरी हुई कोई पात्र है और इसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ है मान लो, ठीक है ना, और इनका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो क्या है, A। जब इनके ऊपर दाब डालेंगे तो मान लेते हैं ये विस्थापित हुआ इतना, यहां से यहां तक इतना विस्थापित हुआ ये, तो ये कितना विस्थापन हुआ, x। तो आप क्या समझोगे कि ये जितना विस्थापित होगा ना, ये आयतन को क्या करेगा, कम या ज्यादा। तो इनके पिस्टन को दबाने में किया गया कार्य कितना होगा, मैं इनको विस्थापन के लिए गुणा करूं दोनों तरफ, विस्थापन से मैं गुणा करूं दोनों तरफ, तो यहां से क्या बनेगा, बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य होगा, क्या होगा, कार्य। और यहां पर P, लेकिन मैं A और X को क्या लिख सकता हूं, क्षेत्रफल, और विस्थापन को मैं यहां पर इनका आयतन लिख सकता हूं। तो ये वाला कार्य क्या है पता है, यानी दाब के कारण किया गया कार्य या आयतन परिवर्तन के कारण किया गया कार्य। तो दाब के कारण किया गया कार्य ये होगा। और मैं यहां पर क्या बता रहा हूं, देखो ये वाला है ना द्रव जो धारारेखीय प्रवाह कर रहा है, ये बातें हैं, ये बातें थोड़ी अलग से हैं, अलग से आपको थोड़ा समझना है। उनके बाद में देखें इधर तो फिर क्या क्या बातें होगी, देखो W बराबर PV, W बराबर PV, ये कौन सा कार्य है, दाब के कारण किया गया कार्य, दाब के कारण द्रव द्वारा किया गया कार्य। अब यहां पे बात करें, किन की बात करें कि इन दोनों सिरों पर कुल कार्य क्या होगा। तो यहां पर दाब के द्वारा, दाब के द्वारा किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य, तो वो होगा W बराबर इन पर किया गया कुल कार्य और इन पर किया गया कुल कार्य। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां से आप क्या देखोगे कि एक सिरे पर और बी सिरे पर किया गया कुल कार्य में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वही किया गया कुल कार्य होगा। यहां पे कितना कार्य करेंगे,
दाब P1 है, आयतन क्या है, आयतन V1 है, आयतन क्या है, V1। अब यहां पे आप आयतन बराबर मान के करें, आयतन बराबर मान के करें तो फिर क्या बनेगा, मान लेते हैं कि दोनों पर आयतन बराबर हैं। ये देखो आयतन, और ये तो V1 वेग हैं और ये V2 क्या है, वेग है। तो यहां पे आयतन वो अलग होगा, इनको V माने, क्या माने, V, और माइनस इन पर कितना होगा कुल कार्य, तो वो हो जाएगा P2V। W बराबर P1 माइनस P2 और V यहाँ पे क्या ले लो कॉमन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट किन की होगी, कि जो आदर्श द्रव है ना, जो आदर्श द्रव, उनके दाब के कारण किया गया कार्य, इस पर कितना कार्य होगा, इस पर कितना कार्य होगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इस द्रव द्वारा किया गया कुल कार्य। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब हम और क्या समझ रहे हैं कि ए सिरे पर है ना, या फर्स्ट सिरा, वहां पर आप क्या ज्ञात करोगे, यानी ए सिरे पर आप देखोगे तो वो आप क्या ज्ञात करोगे, गतिज ऊर्जा, और फिर बी सिरे पर या दूसरे सिरे पर गतिज ऊर्जा। आप यहां पे गतिज ऊर्जा देखें, यहां पर गतिज ऊर्जा, यहां पे गतिज ऊर्जा उच्च होगी, यहां पे निम्न होगी, इनमें से ये घटाओगे तो आपको कुल ऊर्जा, गतिज ऊर्जा में वृद्धि या अंतर प्राप्त होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, गतिज ऊर्जा में वृद्धि, गतिज ऊर्जा में वृद्धि। गतिज ऊर्जा में वृद्धि का मतलब क्या हुआ, आप यहां पे डायरेक्ट के ई, डेल के ई का मतलब क्या है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि। तो बी सिरे पर या बड़ा सिरा दिखाई दे रहा है, वहां पर गतिज ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आता है हाफ एम V1 का स्क्वायर। बी सिरे पर बात करें तो वहां पर V1 नहीं होगा, वहां पर V2 होगा, क्या होगा, V2 माइनस, मैं डायरेक्ट ज्ञात कर रहा हूं इनकी स्थिति गतिज ऊर्जा में वृद्धि। इन सिरे पर कितनी है गतिज ऊर्जा, ये वाली, और छोटे वाला सिरा है ना, वहां पर कितनी है, हाफ एम V1 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्या प्राप्त हो गई, गतिज ऊर्जा में वृद्धि। इनको आप इक्वेशन दे दो, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम क्या याद कर रहे हैं, यानी स्थितिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, स्थितिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी, तो ये क्या हो जाएगी, KPE, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो वो हो जाएगी, इन सिरे पर ज्यादा होगी तो यहां पे स्थितिज ऊर्जा, और इन सिरे पर कम होगी, ज्यादा में से कम को घटा लो तो क्या प्राप्त होगी, mgH2 माइनस mgS1। ये क्या हो जाएगी, ये आदर्श द्रव है ना, उनकी कुल स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। ये इक्वेशन नंबर क्या होगी, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आपको पता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से कौन सा नियम, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से, यानी जो समीकरण 1 है ना, वो समीकरण 1 यानी दाब के कारण ऊर्जा किन के बराबर होगी, गतिज ऊर्जा में वृद्धि, यानी समीकरण नंबर 2 प्लस समीकरण नंबर 3, यानी समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ेगा ना, वो 1 के बराबर आएगी। क्यों, क्योंकि ये समीकरण तो क्या है, पूरे द्रव द्वारा किया गया कार्य, लेकिन ये दोनों समीकरण क्या हैं कि ए और बी सिरे पर टोटल गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि हुई है और स्थितिज ऊर्जा में कुल कितनी वृद्धि हुई है। इन दोनों को ही क्या बोलोगे, दाब द्वारा किया गया कार्य, यानी द्रव द्वारा किया गया दाब के कारण कुल कार्य। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां पे समीकरण 1 व 2 और 3 का योग बराबर होगा ना, तो उन्हीं को आप क्या बोलोगे, उनको आप बोलोगे ऊर्जा संरक्षण। क्या बोलोगे, ऊर्जा संरक्षण। अब इनको जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होगा, इनको जोड़ते हैं तो फिर इक्वेशन फर्स्ट क्या है, उनको बराबर कर लेते हैं। फर्स्ट है P1 माइनस P2 और यहाँ पे V, फिर यहाँ पे गतिज ऊर्जा में वृद्धि वो है हाफ एम V2 स्क्वायर माइनस हाफ एम V1 स्क्वायर और प्लस
Mg(H2) माइनस Mg(S1), यानी समीकरण 2 और 3 को जोड़ो, 1 के बराबर करो, P1 माइनस P2 और यहां पे V है, इन सब में M कॉमन आ रहा है। M क्या आ रहा है? कॉमन। M कॉमन आ रहा है तो यहां पे क्या बचेगा? हाफ, ये क्या बनेगा? हाफ V2 का स्क्वायर, हाफ V1 का स्क्वायर, और ये M कॉमन ले लिया तो GH2 माइनस GH1। अब यहां से देखें तो फिर किन का भाग दोगे? इन V का भाग लगा लो, तो P1 माइनस P2 बराबर क्या होगा? M बटा V, और ये हो जाएगा हाफ V2 स्क्वायर माइनस हाफ V1 का स्क्वायर प्लस GH2 माइनस GH1। अब आप देखो इनको घनत्व में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी इनको क्या लिख सकते हैं? इनको लिख सकते हैं, देखो क्या होता है, रो बराबर M बटा V। एकांग आयतन, एकांग आयतन में जो द्रव्यमान है उसको क्या बोलेंगे? डेंसिटी। क्या बोलेंगे? डेंसिटी, घनत्व। चलो ये यहां पे रखेंगे तो P1 माइनस P2 बराबर क्या हो जाएगा? रो हाफ V2 स्क्वायर माइनस हाफ V1 स्क्वायर प्लस GH2 माइनस GH1। अंदर रो का इनमें गुणा करोगे तो P1 माइनस P2 बराबर हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 का स्क्वायर, प्रत्येक पद से गुणा होगा और यहां पे होगा रो GH2 माइनस रो GH1। चलो अब यहां पे 1 वाले हैं ना, उनको अलग करोगे, और 2 पॉइंट पर हैं तो वो अलग करोगे, तो इनको उस साइड में भेज देते हैं, इनको उस साइड में, लेकिन इनको इस साइड में, और माइनस वाला भी उस साइड में भेजेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। तो क्या बनेगा? तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी, देखो P1 और प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर और प्लस रो GH1, और P2 को उस साइड में लेके जाएंगे तो P2 और प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। अब यहां से आप क्या देख पा रहे हो? देखो आप ए सिरे पर बात करें तो ये कुल तीनों ऊर्जाएं हैं। ये कौन सी ऊर्जा हैं? ये है दाब ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? दाब ऊर्जा। ये कौन सी ऊर्जा होगी? ये होगी गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। और ये होगी, वो कौन सी होगी? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। और बी सिरे पर बात करें तो ये होगी, यानी आप एक और सिरा लोगे तो वहां पर भी क्या होगी? इसी प्रकार की ऊर्जा, तीनों ऊर्जाएं बराबर प्राप्त होगी। यानी यहां पे ये क्या होगा? इनको आप ए और बी सिरा दे देते हैं, जैसे ये लिया ना आपने, इनमें इनको क्या दे दो? ए सिरा, ठीक है ना, या पी सिरा, और इनको क्या देते हैं? क्यू सिरा। यानी आपने दो सिरे अलग अलग लिए, तो यहां पे इन दोनों पर कुल ऊर्जाएं, यहां पर बिंदु ले लो या कोई भी पॉइंट ले लो जहां पर तीनों ऊर्जाएं देखोगे, तो तीनों ऊर्जाओं का योग क्या प्राप्त हो रहा है? नियत प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? नियत। चलो अब यहां पे ये ए सिरे पर या किसी भी बिंदु पर तीनों ऊर्जाओं का योग, ये भी किसी भी बिंदु पर तीनों ऊर्जाओं का योग, इनको और यहां में क्या लिख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों? वो लिखेंगे, देखो P प्लस, क्योंकि कितने भी पॉइंट हो सकते हैं, तो P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH, और बराबर में क्या लिखेंगे? नियतांक। बराबर में क्या लिखेंगे? नियतांक। यानी तीनों ऊर्जाओं का योग क्या रहता है? नियत या कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। तो आप ये गणितीय रूप में डायरेक्ट अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछे 1 नंबर में, तो ये आप लिख सकते हैं कि दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, तीनों का योग क्या रहेगा? नियत रहेगा। क्या रहेगा? नियत। यानी ये हो गया आपका इनका गणितीय विश्लेषण। कौन सा विश्लेषण? गणितीय विश्लेषण।
तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे आपने इनको समझा था डायग्राम की सहायता से। आपने पहले इनके बर्नौली प्रमेय में इनका कथन समझा था और ये इनका गणितीय रूप हो गया, पूरा सॉल्व किया। यदि 1 नंबर में आपको इनमें क्या पूछे, गणितीय रूप पूछे, तो केवल आप इनको ही लिखना। ये कौन सा रूप है इनका, गणितीय रूप। और ये हो गए इनके एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग। और एक कुछ और बातें हैं वो आप देख लो कि बर्नौली प्रमेय के लिए कौन सी बातें हैं जो आवश्यक हैं। तो इनके लिए आवश्यक शर्तें कौन सी हैं, कंडीशन कौन सी हैं। तो ये प्रमेय पूरी तरीके से कब लागू होगा, यानी ये थ्योरम है ना पूरी तरीके से तभी लागू होगा जब तरल क्या होना चाहिए, असंपीड्य होना चाहिए। असंपीड्य का मतलब जैसे पानी है ना जिनका घनत्व नहीं बदलता है, यानी ऐसा द्रव या गैस आप लीजिए जिनका घनत्व चेंज नहीं होगा, घनत्व चेंज नहीं होगा, यानी असंपीड्य होगा, जिनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। धारा रेखीय प्रवाह होना चाहिए। धारा रेखीय प्रवाह का मतलब सभी गैस या द्रव के कण है ना एक ही डायरेक्शन में गति करने चाहिए, यानी एक अणु आगे बढ़ता है तो उनके पीछे दूसरा अणु। और तरल में कोई शांतता न हो। शांतता का मतलब क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, शांतता का मतलब है कोई द्रव है ना इतना भी ज्यादा गाढ़ा न हो कि वो अणु गति करने में क्या है, उनकी गति कम हो जाए, या वो क्या है ज्यादा शान बल कार्य करने लग जाए। तो शांतता क्या होनी नहीं होनी चाहिए। शांतता का मतलब आप ये समझें कि अणु के मध्य घर्षण बल क्या होना चाहिए, न के बराबर। द्रव में भी द्रव या गैसों में भी अणुओं के मध्य घर्षण बल कार्य करता है, उन्हीं को आप क्या बोलोगे, शांतता। तो वो क्या होनी, वो नहीं होनी चाहिए। ये इनकी क्या है आवश्यक शर्तें, 3 पॉइंट इनके आवश्यक शर्तों के हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, होपफुली आपको ये टॉपिक है ना बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर और ऐसे फैक्ट और बहुत शानदार जो इंपॉर्टेंट भी हैं और जिसमें फैक्ट छुपा हुआ है, ऐसे टॉपिक यदि और आपको जानने हैं या उनका एनालिसिस आपको अगर चाहिए तो फिर आप कमेंट के जरिए जरूर बताएं। थैंक यू।